नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। एसआई भर्ती परीक्षा पर एसओजी की रिपोर्ट में आरपीएससी पर कई सवाल उठे हैं। सेंटर्स के चयन के साथ साथ ड्यूटी में मनमानी के भी आरोप हैं और हैरानी तो इस बात की है कि सुझाव के बाद भी आरपीएससी की नींद नहीं खुली। गौर करने वाली बात यह भी है कि एसआई भर्ती पर हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। बावजूद इसके ट्रेंड एसआई को जिले में ट्रेनिंग के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी इसे कोर्ट की अवमानना मान रही हैं। सवाल ये है कि जब एसआईटी से लेकर मंत्रिमंडलीय जांच रिपोर्ट में परीक्षा कैंसिल करने की सिफारिश कर दी गई है तो फिर इसमें देरी क्यों हो रही है? जब कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने को कहा था तो फिर फील्ड ट्रेनिंग के आदेश को क्यों माना जाए? और क्या ये कोर्ट की अवमानना है? क्या बिना हलफनामा दिए बगैर ऐसे आदेश जारी हो सकते हैं? इसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं। एसओजी की इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से ही एनडीटीवी राजस्थान के पास एसओजी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जिसमें आरपीएससी की कई बड़ी खामियों को उजागर होते आप देख सकते हैं। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में आरपीएससी सवालों के घेरे में है। एनडीटीवी के पास वह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जिसमें एसओजी ने आरपीएससी पर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। भर्ती परीक्षा में किस तरह की अनियमितताएं हुई थी, देखिए हमारी यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले पर राजस्थान लोक सेवा आयोग एक बार फिर सवालों के घेरे में है। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के मामलों की जांच कर रही एसओजी ने कहा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का परीक्षा पर कोई नियंत्रण नहीं है। एसओजी ने अपनी जांच रिपोर्ट राजस्थान के पुलिस महानिदेशक को पिछले साल अगस्त महीने में भेजी थी। एनडीटीवी के पास वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जिसमें इन परीक्षाओं में कई तरह की अनियमितताएं होने के आरोप लगाए गए और आरपीएससी की परीक्षा आयोजन कराने के तरीकों पर भी सवाल उठाए गए हैं। एसओजी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। एसओजी ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया। एसआई भर्ती परीक्षा अपर्याप्त इंतजाम के साथ करवाई गई। परीक्षाओं पर आरपीएससी का कोई नियंत्रण नहीं था। इसी वजह से परीक्षा में अनियमितताएं हुई। तो चलिए आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रही हैं, उनके पास चलेंगे। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि अब तक क्या कुछ मामले में सामने आए हैं और एसओजी की रिपोर्ट से जो सवाल खड़े हो रहे हैं। परीक्षाओं पर आखिर कोई नियंत्रण क्यों नहीं था? नियंत्रण नहीं होने से परीक्षा में जो अनियमितताएं हुई हैं उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एसओजी ने परीक्षा रद्द करने की सिफारिश भी की थी और एसओजी ने अपने रिपोर्ट के जरिए बड़े खुलासे किए हैं। भर्ती परीक्षा अपर्याप्त इंतजाम के साथ क्यों कराई गई? सवाल यह भी है कि परीक्षाओं पर आरपीएससी का कोई नियंत्रण क्यों नहीं था? और साथ ही साथ अब सवाल ये उठ रहे हैं कि नियंत्रण नहीं होने से परीक्षाओं में जो अनियमितताएं हुई हैं उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? ये तमाम बड़े सवाल इस रिपोर्ट के बाद से ही खड़े हो रहे हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको एसओजी की रिपोर्ट सामने आने के बाद क्या कुछ सवाल उठ रहे हैं वो दिखा रहे हैं। एसओजी ने परीक्षा रद्द करने की सिफारिश भी आरपीएससी से की थी। इस रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है और तमाम बड़े सवाल एसओजी की रिपोर्ट सामने आने के बाद अब खड़े हो रहे हैं कि आखिर अपर्याप्त इंतजामात के साथ परीक्षा क्यों कराई गई और परीक्षाओं पर आरपीएससी का कोई नियंत्रण क्यों नहीं है? नियंत्रण नहीं होने से जो परीक्षा में अनियमितताएं देखने को मिली है, इससे गंभीर सवाल आरपीएससी पर खड़े हो रहे हैं। तो चलिए इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय के साथ चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ आदित्य जैन जी हैं, वकील, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर जवाहर जी हमारे साथ हैं, शिक्षाविद, आपका भी बहुत स्वागत है सर। ठाकुर दास हमारे साथ हैं, रिटायर्ड डिप्टी सेक्रेटरी, आपका भी स्वागत है सर। रवि मीणा हमारे साथ अभ्यर्थी हैं, आपका भी स्वागत है। विकास भदौड़ी छात्र नेता है हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत हम कर लेते हैं आदित्य जी आपसे और समझने की कोशिश करेंगे जो कोर्ट के आदेशों की अवमानना हुई है, इसको लेकर
किस तरीके के एक्शन लेने की जरूरत है, चूंकि अभी जिस तरीके से एसओजी की रिपोर्ट में बड़े खुलासे हुए हैं, आरपीएससी पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अब अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग की इजाजत दे दी गई है। जी, जो अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग की इजाजत और फ्री ट्रेनिंग के लिए भेजने का आदेश पारित किया गया है, उसको हाल ही में आज ही राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी गई। अब सवाल ये होता है कि क्या ये आदेश गैर कानूनी है और हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध है, पूर्व में जो आदेश पारित हुआ था उसके विरुद्ध है। तो इसका जवाब मैं ये दूंगा कि बिल्कुल विरुद्ध है, बिकॉज जो हाईकोर्ट का आदेश था पूर्व में, उसमें ये बोला था कि स्टेटस को बरकरार किया जाए और पोस्टिंग और परेड पे रोक लगाई जाए। अब अगर फील्ड ट्रेनिंग करा दी जाती है अभ्यर्थियों की, तो उसका मतलब है कार्रवाई आगे बढ़ा दी जाएगी। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो स्टेटस को की अवहेलना है। तो इस वजह से ये जो राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश को नजरअंदाज करके ये फील्ड ट्रेनिंग का आदेश निकाला है, ये सरासर गैर कानूनी है और ये विधि के सिद्धांतों के और हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश के विपरीत है। साथ ही साथ अब तो हमारे सामने एसओजी की रिपोर्ट भी आ चुकी है और मंत्रिमंडलीय जो कमेटी बनी गई थी जिसका गठन हुआ गया था, उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है, जिसमें साफ तौर पे जाहिर किया गया है कि जिस तरीके से एसआई भर्ती की परीक्षा कंडक्ट कराई गई उसमें कई कमियां थी। सेंटरों का चयन सही तरीके से नहीं हुआ था। सेंटरों में जो स्टाफ नियुक्त किया गया था, जो इन्विजिलेटर नियुक्त किए गए थे, उनका चयन सही तरीके से नहीं हुआ था। उसके अलावा जो सेंटर थे और जो उस तरीके से अभ्यर्थियों को वहां सेंटरों में भेजा गया, उनकी पूर्णतः ढंग से बैठने की व्यवस्था और ढंग से चेकिंग नहीं की गई। तो ये सारे जब महत्वपूर्ण पहलू सामने आ चुके हैं, तो मेरी समझ से बिल्कुल परे है कि राज्य सरकार ने जल्दबाजी में ये फील्ड ट्रेनिंग का आदेश क्यों जारी कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, अब इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। डॉक्टर जवाहर, आपसे समझना चाहेंगे, आरपीएससी की जो खामियां उजागर हुई हैं एसओजी की रिपोर्ट के जरिए, सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं, जो कि एसओजी की तरफ से परीक्षा को रद्द करने की सिफारिश भी की गई, बावजूद इसके कोई संज्ञान नहीं लिया गया और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं उनका भी मनोबल कम हो रहा है। इस तरीके की गड़बड़ियां अगर आरपीएससी की तरफ से होगी तो विश्वास कम होगा, क्योंकि मापदंडों का पालन नहीं हुआ, ये तो सही है। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल निकट अभी छत्तीसगढ़ में पीएससी में इसी तरह की गड़बड़ियां उजागर हुई और उसमें कई रिश्तेदारों के, मंत्रियों के वगैरह का नियुक्ति किया गया और उनको नियुक्ति पत्र दिया गया। हाँ, जब बात खुली फिर से तब भी ये चीज निरस्त नहीं, और अभी की बात है ये, और ये दूसरी बार हो रहा है कि यही चीज दोहराया जा रहा है। इसमें दो तीन चीजें जरूरी हैं कि हम एक तो अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हैं, और आरपीएससी जैसे उच्च कोटि की संस्था जो है उसमें अगर इस तरह की चीजें होने लगे तो पूरा विश्वास उठ जाएगा। दूसरी चीज इसमें जो वकील साहब ने कहा, उसमें एक चीज और जोड़ना चाह रहा हूँ, जो उस रिपोर्ट में लिखा गया है कि 12, 13, 14 का जो 13, 14, 15 का जो परीक्षा हुआ, उसमें तीनों दिन अलग अलग नॉर्मलाइजेशन के अंक जुड़े हैं। हाँ, तो क्यों ऐसा हुआ कि 13 तारीख को अंक ही नहीं जुड़े, माइनस मार्किंग हुई, 14 तारीख को अंक कुछ जुड़े और 15 तारीख को 10-15 अंक जुड़े, जिसमें सब रिश्तेदार बैठे थे। तो चयन ज्यादा 15 तारीख के लोगों का हुआ। तो कई ऐसी चीजें हैं जो इसमें गड़बड़ है, और इसको निरस्त करने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाएगा। आप थोड़े दिन रोक सकते हैं, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा आपने सर। ठाकुर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, बच्चे बड़ी ही मेहनत के साथ तैयारी करते हैं परीक्षाओं की और बड़ी उम्मीदों के साथ परीक्षा देते हैं, लेकिन इस तरीके की गड़बड़ियां सामने आती है, इसको मुद्दा बनाया जाता है पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से, लेकिन जब बात आती है मामले पर संज्ञान लेने की, न्याय करने की छात्रों के साथ, तो कोई यहाँ पर जमीनी स्तर पर काम नजर नहीं आ रहा है। देखिए, आप कितने लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं? करीब 200 अरेस्ट हुए हैं और करीब 3000 से ऊपर परिवाद प्राप्त हुए हैं, दर्ज हुए हैं, 54 एफआईआर दर्ज हुई हैं। कितने लोग मतलब किस तरह से गिरफ्तार किए गए हैं,
और किस मेंबर ने, आरपीएससी के मेंबर ने अपने बच्चों को पेपर लीक आउट करवाया। और फिर ये तो आग और घी का रिश्ता है। जिस तरह से पेपर एक के पास गया तो नेचुरली फटाफट फैलता हो। अब ये मान लें कि भाई पेपर लीक नहीं हुआ, ये तो मेरे समझता हूँ समझदारी की बात नहीं कही जाएगी। पेपर 100% लीक हुआ है। बिल्कुल। और जो एक्चुअली जो मेहनती लोग थे वो इसमें पीछे रह गए हैं। जिनको ये पेपर मिला वो उनको नंबर अच्छे मिल गए, वो आगे बढ़ गए, और जो मेहनती ईमानदार बच्चे थे वो रह गए पीछे। तो इस तरह से तो उनके साथ ज्यादती हुई है। पर उन्होंने जब आंदोलन किया, टंकी पर चढ़े, तो डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा उनको गए, आश्वस्त किया उनको कि भाई पेपर लीक जो हुआ है हम इसको कैंसिल करवाएंगे। तो उस आधार पर उन्होंने अपना आंदोलन भी खत्म किया। अब उनके साथ में धोखा हो रहा है। एक सबसे बड़े उदाहरण मैं आपको दूं, कोई महिला अगर 1-2 महीने का भ्रूण हाई कोर्ट से, किसी कोर्ट से लेती है परमिशन की भाई मैं गिराऊं, तो वो सोच किसी कारण से भी, कोई कई कारण होते हैं, क्रिमिनल कारण भी हो सकते हैं, तो वो चलो वो परमिशन दे भी सकता है। परंतु जब भ्रूण वो 6-7 महीने का हो जाए, उसमें जीव पड़ जाए, तो वो उसको फिर कोर्ट भी परमिशन नहीं देगी कि इसको, क्योंकि जीव हत्या हो जाती है फिर वो। इसी प्रकार ये जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग इन्होंने जहां आरपी में तो कर ली है, अब जिलों में इनको भेज दिया इनको। अब 2 साल की ट्रेनिंग का इनका पीरियड होता है। 2 साल की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद बच्चा तो पूरा हो गया, 9 महीने हो गए उसको, तो अब तो कोर्ट भी कहे कि चलो ठीक है, इतना तो 2 साल की ट्रेनिंग भी हो गई, 2 साल की इनको तनख्वाह भी मिल गई, जो छोड़ो अब जाने दो, अब जो आगे सो आगे, बाकी देखा जाएगा। तो इसलिए ये तो मतलब जितना डिले कर रहे हो उतना और खराब कर रहे हो। एसओजी की रिपोर्ट पे आप भरोसा नहीं कर रहे हो, हद हो गई। एसओजी आपकी बनाई हुई है, अधिकारी आपके लगाए हुए हैं, डिटेल्ड इंक्वायरी एसओजी की है। और चलो छोड़ो, आपकी कैबिनेट सब कमेटी 6 मंत्री उसमें, लॉ मिनिस्टर भी हैं, जो वकील हैं जोगाराम जी, उनकी रिपोर्ट भी यही कह रही है कि भाई इसमें जो कैंसिल करनी चाहिए, और जो बैठे थे उनसे एग्जाम। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि जितनी देरी हो रही है इस मामले पर, कर रही है। हाँ बिल्कुल, ये लापरवाही है, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी आपसे जानना चाहेंगे, अब तक इस पूरे मामले में जो कार्रवाई की गई है सरकार की तरफ से, जो एक्शन लिया गया है, जांच पड़ताल शुरू की गई है, टीमें गठित की गई हैं, अब तक की इस कार्रवाई से आप लोग कितने संतुष्ट हैं? बिल्कुल मैम, हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और वो आर्टिकल 315 से आर्टिकल 306 तक तो हमको पढ़ाती है। और हमारा एग्जाम 4 सितंबर 2021 को होना था, तो इन्होंने हमारा एग्जाम 13, 14, 15 तारीख को करवाया था। और 13 तारीख को जब हमारे 157 लोगों का सिलेक्शन होता है, और जबकि 14 तारीख की शिफ्ट में 269 लोगों का सिलेक्शन होता है, और 15 तारीख की शिफ्ट में 433 लोगों का सिलेक्शन होता है, और हमारे 13 तारीख की शिफ्ट में मेरा खुद का एग्जाम था, तो हमारे 15 नंबर कम कर दिए गए थे, और 14 तारीख की शिफ्ट में 8 नंबर बढ़े हैं, और 15 वाली शिफ्ट में 15 नंबर बढ़े हैं, जिसके कारण मैं कल 3 नंबर से रह गया। अगर ये नंबर कम नहीं होते और 15 नंबर अगर हमको मिलते, तो आज हम भी आरपीए में सेलेक्टेड होते हुए थे। और हमारे माँ बाप ये उम्मीद लेके बैठे थे कि हमारा बच्चा इस बार थानेदार बन के हमारी पूरी समस्याओं का हल करेगा। तो एक बात बताइए मैम, हमारे ऐसा क्या दुर्व्यवहार किया था जो हमारे 15 नंबर कम हो गए, और आगे और जो मंत्रियों के जो चाहते थे उनको 15 नंबर मिलके वो आज आरपीए में सेलेक्ट होके थानेदार बन गए। और सरकार की कभी कभी ये कहती है, जोगाराम जी कह लेते हैं अच्छा मैसेज देंगे, कभी जवाहर सिंह मैडम कहते हैं कि आपको मुख्यमंत्री जी से मिलाया जाएगा, जबकि हमें आज तक आश्वासन दिया ही गया है, कभी भी मुख्यमंत्री जी से नहीं मिला गया। और जो ब्यूरोक्रेसी है वो इतनी हावी हो रही है, जब हम भी कोई भी आंदोलन करते हैं, कोई भी प्रोटेस्ट करते हैं, तो हमारे ऊपर पुलिसों की लाठियां चार्ज होते हैं, कभी क्या होता है। और हमारे बीजेपी सरकार में एक ही मंत्री करोड़ीलाल मीणा जी ऐसा है जो हमेशा हमारे लिए देवदूत बनकर आते हैं, और जब हम करोड़ीलाल जी से न्याय की गुहार लगाते हैं, और जब करोड़ीलाल मीणा जी जब बार कैबिनेट की कमेटी में कहते हैं, तो कहते हैं कि मंत्री जी कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, ऐसा ही भर्ती पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। मैम, हमारा ऐसा क्या कोटागारा घात किया है हमने जो हमारे एसआई भर्ती पे लेके हमको न्याय नहीं मिल रहा, बार आश्वासन। बिल्कुल, तो न्याय की गुहार यहाँ पर लगातार आप लोगों की तरफ से उठाई जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? विकास जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब तक सरकार की तरफ से जो कोशिश की गई, हालांकि जांच पड़ताल हुई है, टीमें गठित भी हुई हैं और कई लोगों के नाम भी सामने आए हैं, लेकिन अभी की बात करें, एसओजी की रिपोर्ट जो हाल ही में सामने आई है, उसके बाद से अब आप लोगों की तरफ से क्या रणनीति अपनाई जा रही है, क्या मांगे रखी जा रही हैं इस पूरे मामले पर सरकार की ओर से कार्रवाई के लिए?
मैम हमारी सिर्फ एक ही मांग है। शुरू से जब हमें पता चला कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार इस भर्ती परीक्षा में हो गया, हमारी एक मांग है कि इस भर्ती परीक्षा के पेपर को रद्द किया जाए। लेकिन पता नहीं क्यों देरी हो रही है। देरी से मिला न्याय न्याय के समान नहीं है मैम। जब सरकार ने एसआईटी से अपनी जांच करवा ली, सर अभी सही कह रहे थे कि इनको अपनी एसओजी पर भरोसा नहीं है। पीएचक्यू ने अपनी रिपोर्ट दे दी, एडवोकेट जनरल ने अपनी रिपोर्ट दे दी। उसके बाद मंत्रिमंडलीय कमेटी जिसमें जो 6 मंत्री थे वो सरकार के कैबिनेट का हिस्सा है, उन लोगों ने इस बात से सहमति जता दी कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। गृह विभाग ने सिफारिश कर दी, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री जी हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठे हैं? हर बार कैबिनेट की मीटिंग होती है। डॉक्टर किरोड़ीलाल जी एकमात्र नेता बीजेपी के जो युवाओं के मुद्दे पर हर बार आगे जाते हैं और मुद्दा उठाते हैं, लेकिन हर बार उस एजेंडे को उस कैबिनेट की मीटिंग में शामिल न होने का हवाला देते हुए टाल दिया जाता है। आखिर यह कब तक होता रहेगा? युवाओं को न्याय कब मिलेगा? जब एसओजी ने स्पष्ट रूप से साबित कर दिया, एडीजे वीके सिंह जी ने कोर्ट में चार्जशीट पेश करके बता दिया कि पेपर तो छपने से 30 दिन पहले लीक हो गया, और लीक करने वाले लोग वो हैं जिनके कंधों पर इस भर्ती परीक्षा को विश्वसनीयता से कराने की जिम्मेदारी थी। आज चार्जशीट में आरपीएससी के चेयरमैन संजय छोत्रिय का नाम है। मैं पूछना चाहूंगा सरकार के मुखिया से, उस संजय छोत्रिय की गिरफ्तारी आज तक क्यों नहीं हुई? इसका सबसे बड़ा कारण है कि पेपर एक दिन में होना था, 3 दिनों में आनन फानन में इसके प्री प्लान था, 3 दिनों में इस पेपर को आयोजित किया गया, और उसका बड़ा भ्रष्टाचार देखिए कि आरपीएससी के चेयरमैन और सदस्य ने मिलकर, 2 लोगों ने मिलकर 150 लोगों को पेपर बांट दिया। हमने तो सुना था कि परीक्षा केंद्रों से पेपर आउट होते हैं, लेकिन यहां तो पूरा सिस्टम फेलियर हो गया। आरपीएससी के खुद लोग इन्वॉल्व हो गए, जिनको भर्ती परीक्षा के जिनको यह जिम्मेदारी थी उनके कंधों पर कि भर्ती परीक्षा को पारदर्शिता से कराए, उन्हीं लोगों ने युवाओं के सपनों को लूटने का काम किया। बिल्कुल सही कहा आपने, ये कहीं ना कहीं लापरवाही है संबंधित अधिकारियों की, जिसका खामियाजा आज ये अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। आदित्य जी, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोर्ट का स्टे था, ट्रेनिंग कैसे जारी हो सकता है? ये जो आदेश जारी किया गया है ट्रेनिंग के लिए, या फिर कोई हलफनामा नहीं दिया गया, तो क्या ये कोर्ट की अवमानना नहीं है? जो निर्देश दिया गया था उसका भी पालना नहीं किया जा रहा है? न्यायालय के आदेश की अवमानना है, बिकॉज स्टेटस को का ऑर्डर था और पोस्टिंग और पासिंग आउट परेड पर रोक थी, और उसके बावजूद ये फील्ड का ऑर्डर पास कर दिया गया। और तो ये साफ तौर पे आज न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया है अभ्यर्थियों द्वारा, और जल्दी मामला न्यायालय के समक्ष, कंटेम्प्ट का मामला न्यायालय के समक्ष होगा, और उस पर न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा, और जिन अथॉरिटीज ने आदेश पारित किया है उनसे जवाब मांगा जाएगा, उनको कोर्ट में न्यायालय में तलब किया जाएगा, कंटेम्प्ट नोटिस दिया जाएगा। तो साफ तौर पे न्यायालय के आदेश की अवमानना है। अवमानना के साथ साथ जैसे कि मीना जी ने बताया और सेक्रेटरी साहब ने बताया और विकास जी ने बताया कि जब कमेटी साफ तौर पे अपना निर्णय दे चुकी है और गृह मंत्रालय जो है उसको अपनी मोहर लगा चुका है और आगे अपनी रिकमेंडेशन फॉरवर्ड कर चुका है, तो कोई अब कारण बचता नहीं है कि एग्जाम कैंसिल क्यों नहीं किया जा रहा। जब रिपोर्ट में बिंदुवार तरीके से, स्पष्ट तौर पे बिंदुवार तरीके से बताया गया है कि अपर्याप्त आयोजन के लिए अपर्याप्त साधन मौजूद नहीं थे वहां पे, और उसके अलावा कई सारी खामियां और पाई गई हैं, जिसे हाईकोर्ट में भी बताया गया था, और हाईकोर्ट ने इन्हीं चीजों को नजर में रखते हुए आदेश पारित किया गया था। तो अब कोई ऐसा पॉइंट रह नहीं जाता जिस वजह से एग्जाम को रद्द नहीं किया जाए। बिल्कुल, आपने ये बात सही कही है सर कि तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर सोचने की जरूरत है, और इस पर चर्चा भी हो रही है कि एग्जाम को रद्द किया जाएगा, लेकिन फैसला लेने में देरी क्यों हो रही है? डॉक्टर जवाहर, आपसे ये जानना चाहेंगे, आरपीएससी जैसी संस्था की हम बात कर रहे हैं, तमाम पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं, पहली ऐसी घटना नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके सीख लेने की वजह ये गलतियां अगर दोहराई गई हैं तो अब इसके लिए जवाबदेही बनती है। लेकिन जो एसओजी की रिपोर्ट में सिफारिश एग्जाम को रद्द करने के लिए की गई थी, उस पर भी कोई जवाब आरपीएससी ने नहीं दिया। देखिए, जितना डिले करेंगे, जैसा मीना जी ने कहा था, उतना तकलीफ है, और इसमें 2 चीजें समझ में आती हैं। एक है, दूरगामी परिणाम इतने खराब होंगे कि आपने कह दिया कि भारत एक युवा देश है, और उसी युवा को आप उठा उठा के मार रहे हो। कि सिस्टम इतना करप्ट कर दिया हमने कि मेरे पहचान के लोगों का ही हो सकता है, और जो मेरिट होल्डर है उसका नहीं हो सकता। तो इतना डिमोटिवेट मत करिए उस युवा को। दूसरा ये कि अगर दूरगामी परिणाम आपको देखने हैं तो सिर्फ इस परीक्षा को नहीं, आगे इस तरह की चीजें ना हो, ये किस तरह से हो पाएगा? क्योंकि इसमें वीडियोग्राफी नहीं मिल रहा है। इससे बड़ी गलती क्या हो सकती है? जो परीक्षा जिन लोगों ने ली है
जैमर नहीं था इसलिए ब्लूटूथ से उन्होंने चीटिंग की है। बहुत सारी चीजें इसमें हैं जो कि दिख रही हैं कि ये क्रिमिनल हैं, चोर हैं, और उनको लटकाने के बदले बच्चों को लटका रहे हैं आप, ये गलत बात है। बिल्कुल सही कहा आपने ठाकुर जी। देखिए, जो अब तक की रिपोर्ट में खुलासे हुए हैं, तमाम ऐसे मानक जिनका पालन नहीं किया गया है और इन्हीं गड़बड़ियों की वजह से कई नाम ऐसे सामने आए हैं जिसको लेकर अब सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, डिले क्यों किया जा रहा है। और इस पर जो फैसला होना था, कैबिनेट की मीटिंग में भी इस पर चर्चा होनी थी, कोई अब तक रिएक्शन नहीं सामने आया है कि क्या फैसला लिया जाएगा। एक तरफ अभ्यर्थी अभी भी इंतजार में है कि उनको फैसला मिलेगा, एग्जाम रद्द किया जाएगा, जिससे हो सकता है कि जो गड़बड़ियां हुई हैं उसको लेकर कोई न्याय इन छात्रों को मिल पाए। आखिर इन अभ्यर्थियों की गलती क्या थी? आपके समाचार टेलीविजन पे आए थे कि राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि भाई सीरियसली एक्शन लिया जा रहा है। सीरियसली भाई कौन सा सीरियसली एक्शन लिया जा रहा है? मुझे तो ये लगता है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जो इनका समर्थन किया है इन बच्चों का, उस वजह से कोई प्रेस्टीज पॉइंट बन गई है मिनिस्ट्री में। मिनिस्ट्री में मुझे लगता है कि प्रेस्टीज पॉइंट बन गया है। तो मेहरबानी करके मैं ये कहूंगा, सरकार से निवेदन करूंगा कि बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करें, अपने प्रेस्टीज को इतना नहीं करें कि जिससे बच्चों के सत्यानाश हो जाए, बच्चों का करियर खराब हो जाए और एक मैसेज गलत जावे। तो डॉक्टर किरोड़ीलाल जी कर रहे हैं तो ठीक, अच्छी बात है। इसमें क्या उनमें कौन सा नाम हो जाएगा या किसी सीएम साहब का नाम कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं दिल बड़ा रख के सारा एक्शन लेना चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए। कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने जैसे बताया कि वो 9-10 महीने का बच्चा हो जाएगा, उसके बाद तो नहीं, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करेगी, हाई कोर्ट भी कुछ नहीं करेगा, क्या जाने दो। जस्टिस लेट जस्टिस डिनाइड। बिल्कुल सही कहा आपने सर। एक बार रवि आपसे ये जानना चाहेंगे, जब आप लोग परीक्षा केंद्रों पर गए थे परीक्षा देने के लिए, वहां पर कैसी व्यवस्थाएं की गई थी? जिन मानकों का पालन करना चाहिए इस एग्जाम के दौरान, क्या उन मानकों का पालन किया गया था? क्यों प्राइवेट सेंटर्स पर परीक्षा आयोजित की गई थी? अधिकारियों को मनचाहे तरीके से यहाँ पर लगाया गया था। उस दौरान किस तरीके का माहौल देखने को मिला था जब आप लोग एग्जाम दे रहे थे? 13 सितंबर 2021 को था। मेरा पाली राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पाली बागड़ में मेरा सेंटर आया था। जैसे हमको एंट्री मिली थी एग्जाम सेंटर में, वैसे अब जो एग्जाम होते हैं उन्होंने सब कुछ कपड़े अपने खुलवा के पूरे हाफ वर्ज की टी शर्ट में ये एग्जाम लेते हैं। जैसे उसके बाद में जब हमने एंट्री ली थी तो जो पेपर का बॉक्स होता है उस पर 2 अभ्यर्थियों के साइन होते हैं। एक तो मेरे साइन किए थे, एक मेरी सातु झुंझुनू से थी तो उसके साइन हुए थे, तो मैंने साइन करने से इनकार कर दिया था। तो मुझे पुलिस प्रशासन और जो वहाँ की प्रशासन व्यवस्था थी उन्होंने डराया धमकाया था कि आप साइन करो नहीं आपको एग्जाम से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो मैंने पुलिस के दबाव में आके वहाँ साइन किए थे। जब कमरे में एंट्री ली थी तो हमें सीलें, जो पेपर की सीलें होती हैं वो हटी हुई मिली थी। हमने काफी लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था लेकिन हमारी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। बिल्कुल विकास जी, देखिए ये जो खामियां थी ये स्टूडेंट्स को उसी वक्त पता चल गई थी कि किस तरीके की यहाँ पर लापरवाहियां हैं। उस समय से आप लोगों की तरफ से क्या शुरुआत की गई इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लेने के लिए, ताकि सरकार जल्द से जल्द ये जो फर्जीवाड़ा हुआ है, जो गलतियां हुई हैं, मानकों का पालन नहीं किया गया आरपीएससी की तरफ से, तो अपनी मांगों के लिए आप लोगों की तरफ से कैसे शुरुआत की गई और अब तक आगे क्या प्लान आप लोग बना रही हैं ताकि जो खामियां हैं, जो गड़बड़ियां हैं, उस पर काम किया जाए और जल्द से जल्द छात्रों को न्याय मिल पाए? मैम, इस भर्ती परीक्षा में जो बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है इसके लिए हमने दर्जनों आंदोलन कर लिए। 2021 में भी हमने, जो विपक्ष में सरकार थी उस समय, सरकार के समय शहीद स्मारक पर जयपुर में बहुत आंदोलन किए। उस समय डॉक्टर किरोड़ीलाल जी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए बच्चों के साथ आए और 5 दिन तक ठिठुरती सर्द के अंदर वो शहीद स्मारक पर बैठे रहे, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने न्याय नहीं दिया। अब वर्तमान सरकार है, डॉक्टर साहब मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री है, लेकिन आखिर उस मंत्री को क्यों नहीं सुना जा रहा? जब सारी रिपोर्टें आ गई तो किस बात का इंतजार है? सरकार में ये बात, किस बात की टशक है कि किसी मंत्री को कोई बड़ा क्रेडिट मिल जाए? अगर क्रेडिट मिले भी डॉक्टर किरोड़ीलाल को तो सरकार को दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज सरकार में, सत्ता में मुख्यमंत्री जी बैठे हैं तो उसी मंत्री की बदौलत बैठे हैं जिन्होंने वीरांगनाओं के लिए लड़ाइयां लड़ी थी, जिन्होंने युवा बेरोजगारों के लिए लड़ाइयां लड़ी थी। जब मैम ये पेपर हुआ था, इस पेपर में सरेआम आरपीएससी ने धज्जियां उड़ाई थी। ना कोई बायोमेट्रिक था, ना कोई जैमर था, ना कोई सीसीटीवी थी, ना किसी प्रकार की कोई परीक्षा
केंद्रों पर रिकॉर्डिंग की गई। परीक्षा केंद्रों में छात्र मोबाइल लेके गए, वहां से OMR सीट की फोटो वायरल हुई, वहां से परीक्षा केंद्र से वीडियो वायरल हुए, बड़े मास स्तर पर बीकानेर से पाली सोशल मीडिया पर पेपर वायरल हुआ। और आपको पता है एक न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी का बयान है कि अगर कोई पेपर सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो वह जंगल में आग की तरह फैलता है। इतना बड़ा स्कैम हो गया, लाखों करोड़ों रुपए में पेपर की सौदागिरी RPSC के चेयरमैन और सदस्यों ने की, लेकिन आज सरकार मौन है। सरकार ने बड़े बड़े दावे किए कि RPSC को भंग करेंगे, अगर हम सत्ता में आएंगे तो RPSC का हम पुनर्गठन करेंगे। आखिर वो नेता आज चुप क्यों हैं? पिछली सरकार में विपक्ष में भी एक ही नेता लड़ाई लड़ रहा था और आज वही नेता उसी मुद्दे पर बात कर रहा है तो सरकार मौन हो जाती है। सरकार कैबिनेट में कोई जवाब नहीं देती है, कैबिनेट में कोई मंत्री इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है। आखिर अगर किरोड़ी लाल बोल रहा है, किरोड़ी लाल को इस बात का क्रेडिट मिल रहा है तो वो उसकी लड़ाई का मिल रहा है, वो उसके संघर्ष का मिल रहा है। किरोड़ी लाल भारतीय जनता पार्टी में संघर्ष का दूसरा पर्याय है। मुख्यमंत्री जी को बड़ा दिल दिखाते हुए इस भर्ती परीक्षा पर फैसला लेना चाहिए। मैम, इस भर्ती परीक्षा में कुछ बचा नहीं। जब SOG ने सरकार की, CM साहब की जांच एजेंसी ने यह साबित कर दिया कि पेपर 30 दिन पहले लीक हो गया और लीक करने वाली खुद सिस्टम है, खुद RPSC है। जब सिस्टम फेलियर हो गया तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजमेंट है कि SOG ने जांच में कह दिया कि अगर हम 10-12 साल भी जांच करें तो अंतिम लाभार्थी तक नहीं पहुंच सकते। तो आखिर सरकार किस बात का इंतजार कर रही है? कौन से शुभ मुहूर्त का इंतजार भजनलाल सरकार कर रही है? ये 2024 के आखिरी दिन में सरकार ने इन थानेदारों को अपने अपने जिलों में भेज दिया, अपने अपनी रेंज में भेज दिया। जो तोहफा युवा बेरोजगारों को देना चाहिए था उसके बजाय इन्होंने युवाओं के साथ कुठाराघात करने का काम किया। मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे एक और कि उन्होंने SIT बनाई, कार्रवाई की, PHQ ने अनुशंसा की, लेकिन आखिर इस कार्रवाई पर अंतिम फैसला कब आएगा? युवाओं को न्याय कब मिलेगा? भर्ती परीक्षा रद्द कब होगी? क्योंकि युवाओं की 8 लाख युवा बेरोजगारों के सपनों का सवाल है, जिन्होंने सपने सजोए थे कि आज 2 तारे हमारे भी कंधों पर होंगे, लेकिन उन भर्ती परीक्षाओं ने, उन पेपर लीक माफियाओं ने और RPSC के मगरमच्छों ने इन युवाओं के सपनों को चूर करने का काम कर दिया। और आज वही चेयरमैन, वही सदस्य लोग जेल की सलाखों के पीछे नहीं है। आखिर सरकार उनको गिरफ्तार कब करेगी? 2 सदस्यों को, 2 मछलियों को डाल के सरकार ने लिपापोती करने का काम कर दिया। बिल्कुल। क्या भर्ती रद्द करने से युवाओं के साथ फैसला हो जाएगा? कभी नहीं होगा मैम। उन चेयरमैन को गिरफ्तार करो जिनकी इस परीक्षा में संलिप्तता थी। मुख्यमंत्री जी कहते तो हैं कि 17 पेपर लीक हो गए, लेकिन कार्रवाई कितनों में की? श्रीमान, कार्रवाई करने से काम चलेगा। युवाओं को कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि सरकार कहती तो बड़ी बड़ी बातें हैं, सरकार ने कहा हम RPSC बंद कर देंगे, करो ना RPSC बंद। बिल्कुल, यानी कि अभी भी एक उम्मीद भरी निगाहों से जो अभ्यर्थी हैं वो इस ओर देख रहे हैं कि अब कब इस पर संज्ञान सरकार की ओर से लिया जाएगा। जो फैसला अब तक नहीं हो पाया है उसके लिए अब न्याय की गुहार ये अभ्यर्थी लगा रही हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदित्य जी हमारे साथ थे, डॉक्टर जवाहर थे, ठाकुर दास जी थे, रवि हमारे साथ थे, विकास विदोड़ी हमारे साथ जुड़े थे। सभी मेहमानों का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।